कहानी की शुरुआत होती है स्कूल कैंपस में फैले एक रहस्यमय ज़ोंबी वायरस से, जहां इन्फेक्टेड लोग सर्वाइवर्स की तरफ एक बड़ी लहर की तरह बढ़ रहे थे। और सवाल सिर्फ ये था कि आखिर वो इससे बचेंगे कैसे और ये वायरस फैला कैसे। ये किस्सा है साउथ कोरिया के ह्योसान हाई स्कूल का, जब एक रात बारिश में जिनसू नाम के एक लड़के को उसके क्लासमेट्स बुली कर रहे थे और जिनसू की कलाई पर मौजूद जख्म इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना दर्द सह रहा है। लेकिन आज रात स्कूल की छत पर जो होने वाला था, आज से पहले ह्योसान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि जिनसू ने इस नर्क जैसी जिंदगी से निकलने के लिए स्कूल बदलने का भी सोचा था, मगर उन बुलीज ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसी वक्त जमीन पर कुचले जा रहे जिनसू के चेहरे पर अचानक नीली नसें उभरने लगी, जिसके अगले पल ही उसने अपने क्लासमेट को धक्का दिया और वो खड़ा हो गया। बेबसी और गुस्से में जिनसू ने पलटवार किया और एक बुली की तरफ लपका, लेकिन वो लड़का हट गया और जिनसू छत से नीचे गिर गया। उस वक्त छत पर खड़े क्लासमेट्स नीचे गिरे हुए जिनसू को बिना किसी अफसोस के देखने लगे, जिसके बाद जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसके पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, कुछ ही देर बाद उसका पिता ब्योंग चैंग दबे पांव हॉस्पिटल में घुस आया, जहां वो अपने बुरी तरह जख्मी बेटे को बिस्तर पर देखकर अजीब तरह से शांत खड़ा था। उसने जिनसू को दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि सब कुछ जल्द ही बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये शब्द जिनसू के दिल को गहराई तक चुभ गए। गुस्से में जिनसू ने बाहर जाकर उन बुलीज से लड़ने का फैसला किया, मगर ब्योंग चैन ने अपने बेटे को दबोच लिया और उसे कोई भी बेवकूफी ना करने की हिदायत दी। पर कुछ ही देर बाद जिनसू के शरीर में अचानक बदलाव आने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर ब्योंग चैन ने तुरंत एक बाइबल उठाई और जिनसू को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उस पर जोरदार हमला करने लगा। जब जिनसू के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो ब्योंग चैन ने उसे चुपके से एक सूटकेस में डालकर वहां से कहीं ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में जाते हुए ब्योंग चैन से सूटकेस गिर गया और उस सूटकेस से जिनसू का हाथ बाहर निकल आया। जैसे ही उसने ब्योंग चैन का हाथ सूटकेस में वापस डालने की कोशिश की, तभी उसी हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और अब इसमें कोई शक नहीं था कि जिनसू वापस आ चुका है। अगले दिन ह्योसान हाई स्कूल हमेशा की तरह शांत नजर आ रहा था, जहां स्टूडेंट्स तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने और गाने गाने में मदहोश थे। इसी बीच साइंस क्लासरूम में ह्यूनजू नाम की एक स्टूडेंट की आंख खुली। लेबोरेटरी से आती अजीब आवाजों ने उसका ध्यान खींचा और वहां पहुंचने पर उसे बॉक्स में एक छोटा सफेद चूहा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही ह्यूनजू ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उस चूहे ने उसे काट लिया। तब खतरा महसूस होने पर उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर स्कूल के साइंस टीचर, जो जिनसू के पिता ब्योंग चैन ही थे, उसने ह्यूनजू का रास्ता रोका और ह्यूनजू के हाथ पर जख्म देखते ही ब्योंग चैन ने उसे वापस लेबोरेटरी के अंदर खींच लिया। गौर करने वाली बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल में टीचर को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। उनका बेटा गायब होने की वजह से वो कई दिन स्कूल नहीं आए थे और जब वापस लौटे तो उनसे सड़ती हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। उनका बर्ताव बेहद अजीब हो चुका था। कभी कभी तो वो बीच क्लास से ही अचानक बाहर भाग जाते, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। रात गहरी होती गई और सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल में पेट्रोलिंग करते रहे, इस खौफनाक सच से बिल्कुल बेखबर कि ह्यूनजू अभी भी उस लेबोरेटरी में कैद है। खैर, अगले दिन जब इंग्लिश टीचर सुनवा ने ह्यूनजू को क्लास में नहीं देखा तो उन्होंने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। एक क्लासमेट ने बताया कि उसे आखिरी बार साइंस क्लासरूम में देखा गया था। क्लास खत्म होते ही सुनवा वहां पहुंची, जहां ब्योंग चैन लेबोरेटरी से बाहर निकल रहा था। जब उन्होंने ह्यूनजू के बारे में पूछा तो ब्योंग चैन ने बड़ी लापरवाही से कह दिया कि उसने उसे नहीं देखा, पर तभी लेबोरेटरी के अंदर से कुछ आवाजें आई। ब्योंग चैन ने घबराहट में सफाई दी कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट वाले सफेद चूहों की आवाज है। सुनवा के वहां से जाते ही वो वापस लैब में गया, जहां ह्यूनजू अभी भी कैद थी और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दरअसल ब्योंग चैन ने उसे एक दवाई दी थी, जिसने इन्फेक्शन का असर कुछ देर के लिए धीमा कर दिया था। दरअसल पिछले दिन उस चूहे के काटने की वजह से उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगे थे, इसलिए ब्योंग चैन ने उसे एक दवाई दी थी, जिसने उस इन्फेक्शन का असर कुछ देर के लिए धीमा कर दिया था। तब कमजोर आवाज में ह्यूनजू मदद की गुहार लगाती रही, क्योंकि वो जीना चाहती थी, लेकिन ब्योंग चैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बड़े रूखेपन से ह्यूनजू को जिंदगी की उम्मीद छोड़ देने को कहा और अपनी क्लास लेने चला गया। उधर लेबोरेटरी में चूहे के काटने की वजह से ह्यूनजू का म्यूटेशन तेजी से होने लगा। किसी तरह वो खुद को आजाद कराने में कामयाब हो गई और लड़खड़ाते हुए क्लासरूम में जा पहुंची। वहाँ उसकी खौफनाक हालत देखकर सभी बच्चे सहम गए। तब सुनहुआ ने उसे संभाला और पूछा कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर ह्यूनजू ने खुलासा किया कि ब्योंग चैन ने उसे लेबोरेटरी में कैद कर रखा था। तब बिना वक्त गवाए सुह्योक ह्यूनजू को उठाकर स्कूल क्लिनिक की तरफ भागा, जिसमें ओनजो और ईसाक ने भी मदद की। स्कूल डॉक्टर ने जब ह्यूनजू का टेम्परेचर चेक किया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 29.7 डिग्री था, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम था, जिस वजह से उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद ह्यूनजू को गर्मी लग रही थी, जिसके अगले पल वो बेकाबू होकर आसपास खड़े लोगों को काटने लगी, जिसके चलते गलती से ओनजो
जो जख्मी भी हो गई। हालांकि अभी ह्यूनजू ने पूरी तरह अपना होश नहीं खोया था। उसे अच्छे से याद था कि ब्योंग चैन ने ही उसे वो इंजेक्शन दिया है। वहीं ईसाक वापस क्लासरूम में लौटी, जहां हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने बिना कुछ छुपाए क्लिनिक के हालात बयान किए और बताया कि ह्यूनजू और ब्योंग चैन दोनों के शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अभी जैसे ही च्योंग सैन नाम के स्टूडेंट ओनजो के जख्मी होने के बारे में पता चला तो वो भागते हुए स्कूल क्लिनिक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि कमरा खाली था, क्योंकि ह्यूनजू को पहले ही एम्बुलेंस ले जा चुकी थी। वहां ओनजो के पिता, जो एक एम्बुलेंस वर्कर थे, उन्होंने अपनी बेटी के जख्म की मरहम पट्टी की और हॉस्पिटल जाने से पहले उसे सुरक्षित रहने की हिदायत दी। इसके बाद टीचर सुनहुआ ने ओनजो और सियोहो को समझाया कि फिलहाल के लिए वो ह्यूनजू वाली घटना का जिक्र किसी से न करें। फिलहाल क्लास वापस लौटते वक्त ओनजो, जो सुयोक को पसंद करती थी, उसने अचानक हिम्मत जुटाकर सुयोक से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन सुयोक ने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसका करीबी दोस्त च्योंग सैन ओनजो को पसंद करता है। तभी वहां च्योंग सैन आ पहुंचा और मायूस होकर ओनजो वहां से चली गई। च्योंग सैन ने तुरंत सुयोक से ओनजो की चोट के बारे में पूछा, जिस पर सुयोक ने उसे तसल्ली दी कि चिंता की कोई बात नहीं है। ह्यूनजू ने ओनजो को काटा नहीं था, बल्कि हमले से बचते वक्त उसे बस हल्की खरोंच आई थी। इसी बीच जब ब्योंग चैन लेबोरेटरी वापस लौटा तो उसने पाया कि ह्यूनजू वहां से गायब है। तभी सुनहुआ वहां आई और बताया कि ह्यूनजू को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये खबर सुनते ही ब्योंग चैन के होश उड़ गए। उसने घबराहट में चीखते हुए कहा कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था और एक बड़ी तबाही से बचना है तो उसे तुरंत सबसे अलग कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस किसी ने भी ब्योंग चैन की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले गए, जहां प्रिंसिपल को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। अब तक सुनहुआ वहां पुलिस को बुला चुकी थी, जिसमें मौजूद ऑफिसर जे-इक ब्योंग चैन को किसी वजह से पहले से जानता था। खैर, दूसरी तरफ स्कूल नर्स अपने ऑफिस वापस आके सफाई करने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। दरअसल इंजेक्शन देते वक्त ह्यूनजू ने उसे काट लिया था, जिससे वायरस तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल पड़ गई और फिलहाल नर्स की बॉडी का टेम्परेचर 31.5 डिग्री पर आ गया और उसकी नाक से खून भी आने लगा। उसी वक्त क्लास खत्म होने की बेल बजी और सभी बच्चे लंच के लिए कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहीं जमीन पर पड़ी वो इन्फेक्टेड नर्स अजीब तरह से तड़प रही थी। उस वक्त दो बच्चों का ध्यान उसकी इस अजीब हरकत पर गया और वो अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। खैर, अगले ही पल वो नर्स किसी पागल कुत्ते की तरह उनकी तरफ लपकी। शुरू में तो वो लड़के थोड़ा हैरान हुए और उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उस नर्स ने एक बच्चे को काट लिया तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। देखते ही देखते वो काटा हुआ बच्चा भी म्यूटेट हो गया और उसने दूसरे क्लासरूम में घुसकर बाकी स्टूडेंट्स पर हमला बोल दिया। उसी वक्त स्कूल की छत पर नजारा कुछ और ही था। यूनजी नाम की लड़की बेहद शर्मिंदा महसूस करते हुए छत के एकदम कोने पर खड़ी थी, क्योंकि वी नाम ने उसे बुली करते हुए उसकी एक ऐसी वीडियो बना ली थी जो किसी को दिखाई नहीं जा सकती। पूरी तरह उम्मीद खो चुकी यूनजी ने आखिरकार खुद की जान देने का फैसला किया। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर चुलसु नाम के एक स्टूडेंट ने उसे समझाने की कोशिश की और वादा किया कि वो वी नाम से उस वीडियो को डिलीट करवा देगा। हालांकि यूनजी को चुलसु के दिल में अपने लिए हमदर्दी दिख रही थी, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी जो वी नाम की बुली गैंग से जुड़ा हो। उसने साफ लफ्जों में उस लड़के से कहा कि वो उससे दूर रहे, यहाँ तक कि मरने के बाद अगले जन्म में भी वो उससे मिलना नहीं चाहती। जैसे ही यूनजी कूदने के लिए मुड़ी, तभी अचानक कई स्टूडेंट्स नीचे के फ्लोर की खिड़की तोड़ते हुए नीचे कूदे, जो मंजर देखकर वो दंग रह गई। ज़ोंबी जैसी ये महामारी तेजी से पूरे कैंपस में फैल रही थी और जहां जहां ये पहुंची वहां शायद ही कोई बच पाया। टीचर सुनहुआ गुस्से में एक स्टूडेंट को डांटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका खौफनाक चेहरा देखकर वो डर गई और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी। ये तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पलक झपकते ही कैंटीन में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। च्योंग सैन ने किसी तरह ओनजो को बचाया और वो दोनों बाल बाल बचते हुए खिड़की के रास्ते वहां से निकल गए। हालांकि बाहर का हाल भी कुछ अलग नहीं था, हर तरफ ज़ोंबीज़ मौजूद थे। ऐसे में भागना मौत को जल्दी बुलावा देने जैसा था, इसलिए छुपना ही सबसे समझदारी का फैसला लगा। तब च्योंग सैन, ओनजो और उनके क्लासमेट्स वापस क्लासरूम में लौट आए, जहां कुछ और स्टूडेंट्स पहले से ही पनाह लिए हुए थे। इसके तुरंत बाद डेसु भी वहां भाग कर आया और सुयोग भी खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। इस पूरे हालात का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ब्योंग चैन ही था। असल में उसके पास साइटोलॉजी में पीएचडी की डिग्री थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्चर के तौर पर काम किया, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के बजाय वो एक हाई स्कूल साइंस टीचर बन गया। असल में ब्योंग चैन एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने कई बिल्लियों और चूहों को एक ही पिंजरे में रखा हुआ था, जिसमें ज्यादातर चूहे डर के मारे कोने में दुपक जाते, वहीं कुछ चूहे हद से ज्यादा डर की वजह से अपने आप खो बैठते और कुछ तो गुस्से में बगावत कर देते। इस एक्सपेरिमेंट से उनके शरीर में कीटोन सिक्रेशन भारी मात्रा में बढ़ जाता था। ब्योंग चैन ने इन्हीं हार्मोन्स को निकाला इस उम्मीद में कि वो उन चूहों को बचा सके जो डर से कांपते रहते हैं।
लेकिन बदकिस्मती से उसका अपना बेटा ही उसका पहला सब्जेक्ट बना। लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला जैसे उसने सोचा था। उसका बेटा एक डरावने राक्षस में बदल गया और उसने अपनी माँ पर ही हमला कर दिया। उधर हॉस्पिटल में जांच के लिए ले जाई गई ह्यूनजू को अचानक होश आ गया। उसका शरीर एक अजीब और खौफनाक तरीके से मुड़ने लगा। होश में आते ही ह्यूनजू को जो भी सामने दिखा उसने उसे काटना शुरू कर दिया और देखते ही जानलेवा वायरस पूरे हॉस्पिटल में तेजी से फैल गया। इसी बीच कंपटीशन से वापस लौटी आर्चरी टीम कैंपस का ये खौफनाक मंजर देखकर दंग रह गई। दूसरी तरफ क्लासरूम में छुपे स्टूडेंट्स को एक मोबाइल फोन मिला, जो देखकर चोंग सेन ने पुलिस को इमरजेंसी कॉल लगाई। फोन तो लग गया, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद ऑफिसर ने जैसे ही कैंपस में ज़ॉम्बीज़ घूमने की बात सुनी, उन्होंने चोंग सेन को पागल समझकर कॉल काट दी। हालांकि कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से भी ज़ॉम्बीज़ दिखने की खबर आई। तब जाकर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। इसके बाद अलग अलग जगहों से ज़ॉम्बीज़ के हमले की खबरें आने लगी, इस डर से कि कहीं पुलिस चोंग सेन की बात को मजाक न समझ ले। ओंजो ने दोबारा कॉल किया और झूठ बोला कि स्कूल में आग लग गई है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी ना तो पुलिस वहां पहुंची और ना ही इमरजेंसी लाइन पर कोई संपर्क हो पाया। मदद की कोई उम्मीद ना दिखने पर अब स्टूडेंट्स का मनोबल धीरे धीरे टूटने लगा था। उसी वक्त एक टीचर हांफते हुए क्लासरूम में दाखिल हुई और चेक कर सबको टेबल से दरवाजा ब्लॉक करने को कहा। माहौल तब और गर्मा गया जब ईसाक की नजर टीचर के जख्म पर पड़ी। असल में उस टीचर को भी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने काट लिया था। टीचर ने घबराहट में सफाई देने की कोशिश की कि वो ज़ॉम्बी वाइट नहीं है, बस एक मामूली निशान है, लेकिन इतना कहते ही टीचर की नाक से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर ऐंठने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह बदल गई और उन्होंने वहाँ मौजूद एक लड़की को काट लिया। तब सभी ने मिलकर टीचर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो जख्मी स्टूडेंट भी म्यूटेट होने लगी। अब ये साफ हो चुका था कि क्लासरूम सुरक्षित नहीं है और उन्हें वहाँ से निकलना ही होगा। तब वहाँ मौजूद सभी लड़कों ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला, जबकि लड़कियां उनके पीछे चली। दरवाजों के टूटे हुए पैनल्स का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हुए वो ज़ॉम्बीज़ को ढकने लगे, मगर बिल्डिंग ज़ॉम्बीज़ से खचाखच भरी हुई थी, जिसके चलते उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब सुयोक ने बहादुरी दिखाते हुए पीछे रहकर ज़ॉम्बीज़ को रोके रखा ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सके। बाकी ग्रुप साइंस क्लासरूम के दरवाजे पर अटका हुआ था, लेकिन उन्होंने ताकत लगाकर लॉक तोड़ दिया और अंदर चले गए। लेकिन इस भागादौड़ी में एक बड़ी अनहोनी हो गई। ओंजो के हाथ से फोन बाहर ही गिर गया और अब उसे वापस लाना नामुमकिन था। अभी उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि ज़ॉम्बीज़ खिड़कियों के रास्ते अंदर आने लगे। बिना देरी के ग्रुप ने टेबल्स का ढेर लगाकर उन्हें रोका और फौरन उस खतरे को टाल दिया। पर तभी ओंजो का ध्यान गया कि सुयोक वहाँ नहीं है। सब अपनी जान बचाने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि सुयोक पीछे छूट गया था। और अब सिर्फ यही लोग नहीं बचे थे। छत पर मौजूद वो दो स्टूडेंट्स नीचे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो जिंदा बचने की खुशी मनाएं या अफसोस करें। वहीं कैफेटेरिया में कुछ सर्वाइवर्स बेहद खतरनाक हालत में थे। ज़ॉम्बीज़ उनके बिल्कुल करीब थे और एक लड़की डर के मारे रो रही थी। वहीं स्कूल बुली वीनाम ने बेरहमी की हद पार करते हुए उस रोती हुई लड़की को ज़ॉम्बीज़ के आगे धक्का दे दिया ताकि वो खुद बच सके। दूसरी तरफ गर्ल्स वॉशरूम में 3 सर्वाइवर्स छुपे हुए थे। मुंहफट मीजिन, डरपोक जुनस्योंग और बीमार हालिम। जब मीजिन ने हालिम के कंधे पर जख्म देखा तो उसने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया। उसका कहना था कि जब तक वो बदलती नहीं वो दोस्त हैं, लेकिन म्यूटेट होते ही वो दुश्मन बन जाएंगे। मीजिन की इस हरकत से हालिम भड़क गई और उसने धमकी दी कि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो सबसे पहले मीजिन को ही मारेगी। वक्त बीतता गया और हालिम बेकाबू होकर म्यूटेट होने लगी। मीजिन ने मुकाबले के लिए खुद को तैयार किया और एक डंडे से हालिम के सर पर वार किया। इस कश्मकश के बीच अचानक एक तीर आया और उसने हालिम का किस्सा खत्म कर दिया। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि आर्चरी टीम की हारी ने चलाया था। इसके तुरंत बाद स्पीकर पर टीचर सुनुआ ने चेतावनी दी कि कुछ स्टूडेंट्स अपना होश खो चुके हैं और बेहद आक्रामक हो गए हैं, इसीलिए सभी छुप जाएं और मदद का इंतजार करें। इस ब्रॉडकास्ट के बाद पूरे कैंपस में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। ईसाक और ओंजो आपस में बातें कर रहे थे। तभी ओंजो का ध्यान इस बात पर गया कि ईसाक के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके हैं और उसकी नाक से खून बह रहा है। दरअसल ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त ईसाक को काट लिया गया था। हालांकि उसने इस बात से इनकार किया, लेकिन अब उसकी लाल होती आंखें सच्चाई बयां कर रही थी। ओंजो ने रोते हुए ईसाक को गले लगा लिया, लेकिन चोन सेन ने तुरंत ओंजो को खींचकर अलग किया। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर ईसाक एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई। तब चोन सेन ओंजो को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो ईसाक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर अब वो पहले वाली ईसाक नहीं थी। पागलपन में ईसाक ने ओंजो की तरफ हमला बोल दिया। तब चोंग सेन ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे ईसाक खिड़की से नीचे लटक गई। ओंजो भागकर आगे आई और पुरानी दोस्ती की यादों में खोते हुए उसने ईसाक का हाथ पकड़ लिया। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी नाइयोन ने एक कुर्सी को लात मारी और चोंग सेन ने उसी कुर्सी को उठाकर उससे ईसाक पर वार किया। ओंजो की आंखों में उस समय आंसू थे जब उसकी सबसे करीबी दोस्त हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। ये देखकर चोंग सेन ने ओंजो को संभालने की कोशिश की, मगर
ओंजो काफी दुखी थी। थोड़ी देर की शांति के बाद च्योंग सेन ने वहाँ से निकलने का फैसला किया। उसे एहसास हो चुका था कि जिंदा रहने के लिए अब उन्हें खुद पर ही निर्भर होना था। इसलिए च्योंग सेन दरवाजे के बाहर से एक फायर होस ले आया ताकि वो खिड़की के रास्ते नीचे वाले रूम में जा सके। तब उसने ग्योंग सू को पहले नीचे जाने को कहा और जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ उसे टीचर सुनहुआ मिली। एक एक करके सभी नीचे उतरे और क्लासरूम में सुनहुआ के पास इकट्ठे हो गए। अब सिर्फ ओंजो और च्योंग सेन ही ऊपर बचे थे। ओंजो भी गहरे सदमे में थी क्योंकि जिन लोगों को वो पसंद करती थी वो एक एक करके उसके सामने मर रहे थे। इस पर च्योंग सेन ने उसे समझाते हुए कहा कि इस वक्त जिंदा रहने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभी क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज किसी भी पल अंदर घुसने वाले हैं। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पे ही सुयोक के बेहद करीब कई ज़ॉम्बीज थे। इसीलिए इस नाजुक मोड़ पर बिना समय गवाए सुयोक खिड़की से बाहर निकलकर पतली सी दीवार पे खड़ा हो गया। इससे उसने कुछ देर के लिए खतरे को टाल दिया, मगर च्योंग सेन की हालत अभी भी नाजुक बने हुए थे क्योंकि ओंजो के सेकंड फ्लोर पे पहुंचते ही ज़ॉम्बीज का झुंड कमरे में दाखिल हो गया। च्योंग सेन के पास नीचे उतरने का वक्त ही नहीं बचा और तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया, मगर खुशकिस्मती से फिर से होस्ट ने उसकी जान बचा ली और वो भी लटक गया। ऊपर से सुयोक ये सब देख रहा था, लेकिन अफसोस वो च्योंग सेन की मदद नहीं कर सकता था। तभी अचानक सुयोक के ठीक ऊपर एक ज़ॉम्बी आ टपका। उस खौफनाक ज़ॉम्बी ने सुयोक पर झपटा मारा, जिसके चलते सुयोक के पास कूदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने छलांग लगा दी और फायर होस को पकड़कर च्योंग सेन के ऊपर लटक गया। दोनों ने बड़ी सावधानी से खुद को नीचे उतारा और आखिरकार सेकंड फ्लोर पर अपने बाकी साथियों से जा मिले। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कमरे में आते, नायोन ने चिल्लाकर खिड़की बंद करने को कहा। ग्योंगसू को नायोन का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। नायोन के शब्द इतने कड़वे थे कि ग्योंगसू खुद पर काबू नहीं रख सका और गुस्से में उसने गलती से नायोन को धक्का दे दिया। बीच बचाव करते हुए सुनहुआ ने उन्हें डांट लगाई कि उनके पास ज़ॉम्बी से निपटने का वक्त नहीं है और वो आपस में लड़कर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद सभी कंप्यूटर खोलकर बाहर की खबरें देखने में लग गए। सबका ध्यान स्क्रीन पर ही था कि अचानक फायर होस के टकराने से खिड़की का कांच टूट गया। च्योंग सेन ने जैसे ही जाकर देखा तो हैरानी की बात यह थी कि ऊपर से एक ज़ॉम्बी नीचे आने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही च्योंग सेन ने तुरंत सफाई करने वाला डंडा उठाया और उस ज़ॉम्बी को नीचे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब ग्योंगसू ने उस ज़ॉम्बी को धकेलने में च्योंग सेन की मदद करने की कोशिश की, पर वो भी नाकामयाब रहा। तब गुस्से में सुयोक ने एक डंडा उठाया जो गलती से ग्योंगसू को जा लगा और अगले ही पल उसने वो डंडा ज़ॉम्बी के शरीर में घोंप दिया। इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार परेशान होकर ग्योंगसू ने कंप्यूटर का सीपीयू उठाया और उसे ज़ॉम्बी के सर पर दे मारा, जिससे वो नीचे गिर गया। वहीं शहर के बीचों बीच ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनके ठीक सामने पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस फोर्स खड़ी थी। जहाँ जहाँ ज़ॉम्बीज जा रहे थे लोगों को काटते जा रहे थे। इसी बीच एक औरत इलेक्ट्रिक स्कूटर से वहाँ आई जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। ये कोई और नहीं बल्कि च्योंग सेन की माँ थी, जो च्योंग सेन के स्कूल में उसे देखने जा रही थी। फिलहाल इधर स्कूल में सबने राहत की सांस ली। तभी अचानक ग्योंगसू की नाक से खून बहने लगा और सब घबराहट भरी नजरों से उसे देखने लगे। ग्योंगसू को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि ये चोट सुयोक के डंडे से लगी है, लेकिन नायोन ने डरते हुए ग्योंगसू की तरफ देखा और जिद करने लगी कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। अभी उनका झगड़ा सुलझा ही था कि दोबारा विवाद शुरू हो गया। तभी नायोन ने ग्योंगसू के हाथ पर एक जख्म देखा, जिसकी वजह से ग्योंगसू के लिए सफाई देना और भी मुश्किल कर दिया। उसे बेहद दुख और घुटन महसूस हो रही थी। वो सबकी जान बचाने के लिए आगे आया था और शुक्रिया अदा करने के बजाय अब उसी को निशाना बनाया जा रहा था। च्योंग सेन ने आगे बढ़कर ग्योंगसू का जख्म ध्यान से देखा और पाया कि वो सिर्फ एक खरोच थी, कोई काटने का निशान नहीं था। सभी ने आगे आकर ग्योंगसू के जख्म को देखा और पाया कि वो वाकई सिर्फ एक मामूली खरोच थी। इस बात का सबूत मिलने के बाद सबका यही मानना था कि नायोन को ग्योंगसू से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जिद्दी नायोन ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने ये इल्जाम लगा दिया कि उसने एक ज़ॉम्बी को ग्योंगसू का हाथ खरोचते हुए देखा था, इसीलिए वो पक्का इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि ज्यादातर लोगों को यकीन था कि ग्योंगसू इन्फेक्टेड नहीं है, फिर भी किसी भी तरह के शक को मिटाने के लिए टीचर ने सुझाव दिया कि ग्योंगसू को 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अलग रखा जाए। उस वक्त यही सबसे बेहतर हल लग रहा था, लेकिन इस बात से ग्योंगसू ने कहा कि वो 10 मिनट नहीं बल्कि पूरा 1 घंटा वहाँ रहेगा। टीचर का ये फैसला भले ही समझदारी भरा था, लेकिन सुनहुआ के इस कदम ने ग्रुप में एक दरार डाल दी। ग्योंगसू अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चला गया। आधा घंटा बीतने के बाद टीचर के कहने पर नायोन वहाँ ग्योंगसू से माफी मांगने गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि नायोन दिल ही दिल में ग्योंगसू को नीचा समझती थी। माफी मांगने के बजाय उसने वहाँ जाकर उसे और जलील किया। उनका झगड़ा फिर से बढ़ गया और जब बाकी लोग नायोन की आलोचना कर रहे थे तभी अचानक ग्योंगसू की नाक से खून बहने लगा। ये नजारा देखकर सब डर गए और उन्होंने ग्योंगसू को तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा।
ग्रुप की डरावनी हालत देखकर टीचर के पास ग्योंगसू को जाने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस बात ने ग्योंगसू को अंदर तक तोड़ दिया। बड़ी निराशा के साथ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था उसके अंदर का वायरस पूरी तरह फूट पड़ा। उसने वहशी होकर सब पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी चोंगसेन खिड़की पर खड़ा हुआ और सीटी बजाकर ग्योंगसू का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही ग्योंगसू उसकी तरफ लपका, चोंगसेन तेजी से हट गया, जिसके चलते ग्योंगसू नीचे गिर पड़ा और रोम का माहौल बिल्कुल सुन पड़ गया। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक नम्रा ने बताया और कहा कि ग्योंगसू को ज़ोंबी बनाने में नायोन का हाथ है। दरअसल जब नायोन माफी मांगने अंदर गई थी तो उसने ग्योंगसू की मदद करने के बजाय अपने रुमाल से डंडे पर लगा ज़ोंबी का खून साफ किया और फिर उसी इन्फेक्टेड रुमाल को ग्योंगसू के जख्म पर रगड़ दिया, जिससे वो इन्फेक्टेड हुआ था। नायोन का ये घिनौना सच सामने आते ही उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकाल दिया गया। सब जानते थे कि दरवाजे के बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। हालांकि नायोन ने गलती की थी, लेकिन टीचर सुनवा का दिल नहीं चाहता था कि वो अपने स्टूडेंट को यूं ही मरते हुए देखे, इसलिए उसने भी नायोन को ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। उधर कॉरिडोर में जिस वक्त ज़ोंबीज नायोन पर झपटने वाले थे, तभी टीचर सुनवा ने एन वक्त पर आकर उसे बचा लिया। वहीं ब्रॉडकास्टिंग रूम की खिड़की पर खड़ा चोंगसेन अभी भी नम आंखों से अपने दोस्त ग्योंगसू को ढूंढ रहा था। उसी वक्त ज़ोंबीज से बचते बचते चोंगसेन की माँ उसकी चिंता में स्कूल प्लेग्राउंड में दाखिल हुई, जहाँ उन्हें ग्योंगसू दिखाई दिया। वो उम्मीद भरी नजरों से उसके पास चोंगसेन के बारे में पूछने गई, लेकिन ज़ोंबी बन चुके ग्योंगसू ने मुंह खोला और उन्हें बुरी तरह काट लिया। अगर खिड़की पर खड़े चोंगसेन को इस घटना की भनक भी लग जाती तो शायद वो खुद अपने हाथों से नायोन और ग्योंगसू का गला घोंट देता। दूसरी तरफ स्कूल के एक और कोने में वीनाम कैफेटेरिया से तो बच निकला, लेकिन स्कूल का कोई भी हिस्सा अब सुरक्षित नहीं बचा था। हताश होकर उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में छिपने की कोशिश की। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर जेई के सामने ब्योंग चेन ने खुलासा किया कि इस बर्बादी की जड़ उसका अपना बेटा था, जिसने बुली होने के कारण कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ब्योंग चेन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए स्कूल में भी कंप्लेन करी। मगर स्कूल वालों ने बुलीज के बड़ी फैमिलीज से होने के कारण कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ब्योंग चेन समझ गया कि वो दूसरों को नहीं बदल सकता। इसीलिए उसने अपने बेटे को ही बदलने की कोशिश की। हालांकि वो कभी नहीं चाहता था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएं। ऑफिसर जेइक ने उससे मांग की कि वो इसका इलाज दे दे ताकि हालात और न बिगड़े, लेकिन सच्चाई ये थी कि ब्योंग चेन के पास इसका कोई इलाज नहीं था। इसी वक्त सरकार ने पूरे शहर को खाली करने का आदेश दे दिया था। जैसे ही जेइक ब्योंग चेन को ले जाने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने पाया कि वो जगह पहले ही ज़ोंबीज से घिर चुकी है। उन ज़ोंबीज को पागलों की तरह दूसरों को फाड़ते देख ब्योंग चेन ज़ोंबीज को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसी कोशिश में वो गलती से शिकार बन गया और उसे काट लिया गया। जेइक उसे बचाकर ले जाना चाहता था, लेकिन ब्योंग चेन ने वहीं रुकने की जिद की। जाते जाते ब्योंग चेन ने जेइक को बताया कि उसका लैपटॉप स्कूल की लेबोरेटरी में रखा है, जिसमें इस समस्या का समाधान मौजूद है और सिर्फ वही एक आखिरी रास्ता था। ब्योंग चेन ने अपनी जान पर खेलकर उन ज़ोंबीज का रास्ता रोक लिया ताकि जेइक को भागने का मौका मिल सके। जेइक भी बिना वक्त गवाए तुरंत वहां से निकल गया। वहीं स्कूल रेडियो रूम में सूरज की पहली किरण पड़ चुकी थी और अब तक रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वहीं गर्ल्स वॉशरूम में छुपे लोगों ने दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि हारी का भाई वहाँ मौजूद था। ब्रॉडकास्ट रूम में ग्रुप ने कोई भी जल्दबाजी न दिखाने का फैसला लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगला कदम उठाने से पहले बाहर के हालात को समझना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ छत पर युनजी और चुलसू के बीच बहस छिड़ गई, क्योंकि चुलसू कल एक अहम बात बताना भूल गया था कि वीनाम ने युनजी का वो वीडियो एक तय वक्त पर पब्लिश करने के लिए सेट किया हुआ था और अगर उसे टाइम पर युनजी से पैसे नहीं मिले तो आज सुबह 9 बजे वो वीडियो ऑनलाइन रिलीज हो जाएगा। युनजी ये जानते हुए फोन की तलाश में नीचे उतर गई, जबकि चुलसू अपनी जान के डर से छत पर ही रुक गया। स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में चोंगसेन और सुयोक ने फैकल्टी ऑफिस जाकर अपने मोबाइल फोन्स लाने का प्लान बनाया ताकि मोबाइल मिलने पर वो बाहर की खबर जान सके। इधर युनजी जो अभी छत से नीचे उतरी थी, वो स्कूल के फैकल्टी ऑफिस के ठीक सामने आ पहुंची। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर का नजारा कुछ और ही था। प्रिंसिपल ने वीनाम को जगाया और कार की चाबी देकर गाड़ी लाने को कहा, मगर वीनाम ने उल्टा प्रिंसिपल को पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शहर से दूर ओंजो के पिता सोजू और कांग्रेस वुमेन एक साथ थे। उन्होंने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर लिया था और एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा था। कॉरिडोर में खड़े होकर वो ज़ोंबीज को रोकने की तैयारी कर रहे थे ताकि कांग्रेस वुमेन के लिए कुछ वक्त निकाला जा सके। मगर मुसीबत ये थी कि छत की तरफ जाने वाला दरवाजा लॉक था, जिसके चलते उनके पास अपनी टीम को दरवाजा खोलने भेजने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस दौरान सोजू ने अकेले ही बड़ी बहादुरी से ज़ोंबीज की फौज को तब तक रोके रखा जब तक कांग्रेस वुमेन सुरक्षित छत पर नहीं पहुंच गई। उधर स्कूल के अंदर चोंगसेन ज़ोंबी से बचते हुए भाग रहा था। तब घबराहट और हड़बड़ी में वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जा घुसा, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए।
सामने वी नाम ने प्रिंसिपल को बंधक बना रखा था। च्योंगसेन ने तुरंत अपना फोन निकालकर उस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया और वी नाम को ये सब ना करने की सलाह दी, लेकिन वी नाम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना किसी रहम के च्योंगसेन की आंखों के सामने ही प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया, जो च्योंगसेन ने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब वी नाम धीरे से च्योंगसेन की तरफ बढ़ा, लेकिन च्योंगसेन वहां से भाग निकला। उधर हॉलवे में हारी अपने छोटे भाई की तलाश में ज़ॉम्बी से भिड़ रही थी, जबकि ब्रॉडकास्टिंग रूम में अभी शांति छाई हुई थी। वहां उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को पास से उड़ते हुए देखा, लेकिन अफसोस वो उन्हें बचाने के लिए नीचे नहीं आया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस भयानक चुनौती का सामना उन्हें खुद ही करना होगा। दूसरी तरफ सोजू आखिरकार हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था, लेकिन नीचे शहर का मंजर देखकर सबका दिल भारी हो गया। पूरा शहर खंडर बन चुका था। सरकार ने हालात को गंभीरता से लेते हुए दो सख्त आदेश जारी किए। पहला, वायरस को ह्योसान शहर के अंदर ही रोका जाए, और दूसरा, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें तुरंत बचाया जाए। स्कूल में स्यूयोक अकेले ब्रॉडकास्टिंग रूम में वापस लौटा। उसे च्योंगसेन को वापस न ला पाने का गहरा अफसोस था। दूसरी तरफ च्योंगसेन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे न सिर्फ ज़ॉम्बीज थे बल्कि खौफनाक वी नाम भी हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वी नाम ने अपना चाकू च्योंगसेन की तरफ फेंका, पर खुशकिस्मती से चाकू की ब्लेड के बजाय उसका हैंडल च्योंगसेन को जा लगा। भागते हुए च्योंगसेन लाइब्रेरी में जा घुसा, जहाँ कुछ और सर्वाइवर्स भी मौजूद थे। उसने बुक शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ छुपे एक स्टूडेंट ने उसे नीचे जमीन पर धक्का दे दिया। अगले ही पल उस स्टूडेंट को अपने किए की सजा मिल गई, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसका किस्सा वहीं खत्म कर दिया। लेकिन तभी वी नाम ने च्योंगसेन को वहीं मारने के इरादे से दबोच लिया। एंड वक्त पर च्योंगसेन ने अपना मोबाइल फोन वी नाम की आंख पर दे मारा, जिससे उसकी एक आंख पूरी तरह से फूट गई। और अब मौका पाते ही उसने वी नाम को ज़ॉम्बीज की भीड़ में धक्का दे दिया, जिसके बाद च्योंगसेन वहां से भागा और ज़ॉम्बीज के धक्के से बुक शेल्फ्स गिरने लगे। लेकिन किसी तरह वो लाइब्रेरी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, मगर बाहर भी ज़ॉम्बीज का जमावड़ा था। लेकिन खुशकिस्मती से हारी ने ठीक समय पर एक ज़ॉम्बी को ढेर किया और अनजाने में च्योंगसेन की मदद कर दी। हालांकि च्योंगसेन को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उसकी मदद हारी ने करी है, और हारी और उसके साथी इस बात से बेखबर थे कि वहाँ कोई और सर्वाइवर भी है। आखिरकार हारी और उसके साथी स्कूल क्लिनिक पहुंचे, जहाँ उन्हें एक कंप्यूटर मिल गया। इधर च्योंगसेन ने तुरंत अपना फोन चेक किया, इस उम्मीद में कि वो मदद बुला सके। लेकिन लोगों में पैनिक ना फैले, इसलिए सरकार ने सारे कम्युनिकेशन और इंटरनेट नेटवर्क्स काट दिए थे, और अब ना च्योंगसेन का फोन लग रहा था और ना ही हारी का कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट हो रहा था। यहाँ तक कि मी जिन ने लैंडलाइन ट्राई किया, पर वो भी बेकार गया। वही शहर में जेक और उसके साथी भटक रहे थे। उनका मकसद ब्योंग चैन का लैपटॉप हासिल करना था, जिसमें इस मुसीबत का हल है। लेकिन स्कूल अभी भी बहुत दूर था। जब पैदल जाना नामुमकिन लगा तो उन्होंने गाड़ी ढूंढने का सोचा, लेकिन तब तक के लिए उन्होंने च्योंगसेन के परिवार की फ्राइड चिकन शॉप में रुकने का फैसला किया। वहाँ उनका सामना च्योंगसेन के एक ज़ॉम्बी क्लासमेट हीसू से हुआ। इससे पहले हीसू लैब से भागकर स्कूल नर्स के पास गई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर वहाँ ह्यूनजो को देखकर वो चुपचाप निकल गई, जिसके बाद उसने एक सुनसान जगह पर अपने बच्चे को जन्म दिया। बाद में खुद इन्फेक्टेड होने पर उसने बच्चे को बचाने के लिए खुद को दरवाजे से बांध लिया। और अभी जेक को हीसू के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ एक जिंदा बच्चे को देखकर वो और उसका साथी दंग रह गए। इधर स्कूल के लैब में जूनयोंग और ओंजो ड्रोन असेंबल करने में व्यस्त थे, और उनका ध्यान अपने पैरों के पास घूम रहे उस छोटे सफेद चूहे पर गया ही नहीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस समाधान की तलाश सबको है वो उसी कमरे में मौजूद था। खैर, वो अपना सामान पैक करके वापस रेडियो रूम लौटे और ड्रोन तैयार किया। उनका प्लान था कि बाहर मदद मांगने से पहले वो च्योंगसेन को ढूंढेंगे। इधर नर्स ऑफिस में मौजूद चारों लोगों ने थोड़ा आराम किया और ट्रेनिंग ग्राउंड जाने का फैसला किया, क्योंकि हारी के पास तीर खत्म हो रहे थे। इसलिए रणनीति बनाने के बाद उन्होंने सीधा दूसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड पर छलांग लगा दी, और ठीक उसी वक्त ड्रोन वहां पहुंचा, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। जूनयोंग ने ड्रोन उड़ाकर च्योंगसेन को ढूंढना शुरू किया और जल्दी उसे म्यूजिक रूम में ढूंढ निकाला। अफसोस की बात ये थी कि ड्रोन में आवाज सुनने या भेजने की सुविधा नहीं थी। अभी च्योंगसेन के लोकेशन मिलने के बाद उन्होंने बाहर के हालात देखने का सोचा। जैसे ही ड्रोन स्कूल गेट पर पहुंचा, ब्रॉडकास्टिंग रूम में एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ उसके पिता की गाड़ी खड़ी थी और उसके माता पिता पहले ही ज़ॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए कमरे में मातम छा गया। तब इस भारी माहौल के बीच ड्रोन ज़ॉम्बीज से टकराया और दूसरी तरफ गिरकर तबाह हो गया। वहीं सोजू और कांग्रेस वुमेन सुरक्षित इलाके में पहुंच गए, जहां पहुंचकर कांग्रेस वुमेन ने कमांड पोस्ट के बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिलहाल सेना ने वहां की कमान संभाल ली थी और उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। उल्टा उन्हें पहले मेडिकल जांच करवाने का आदेश दिया गया। उसके बाद भारी भीड़ होने की वजह से उन्हें एक मामूली से घर में ठहराया गया। हालांकि ये भी किसी वीआईपी ट्रीटमेंट से कम नहीं था, क्योंकि बाकी लोग बाहर जमीन पर सोने का मजबूर थे। तब सोजू ने ह्योसान हाई स्कूल जाने की गुहार लगाई, जहाँ कई
स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, लेकिन सेना ने साफ कर दिया कि उन्होंने अपने सभी जवान भेजे हुए हैं और अब उनके पास और कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। उधर लाइब्रेरी में वियतनाम को होश आ गया था। हैरानी की बात थी कि वो मरा नहीं था। जैसे ही वो उठा, ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। ये हालात बिल्कुल वैसे ही थे जो पहले यूनजी के साथ हुए थे। योनचन के मुताबिक ये वायरस इस तरह के लोगों में वायरस और इंसान का एक परफेक्ट फ्यूजन था। अब उसके पास ज़ॉम्बीज की ताकत और इंसान का दिमाग दोनों मौजूद थे। वियतनाम अब एक अजीब सेमी ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अभी वियतनाम का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, चोंगसेन को मारना। वो खुद को अब सबसे ताकतवर समझने लगा था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस यूनजी को उसने सताया था वो भी उसी की तरह बन गई है। म्यूजिक रूम में चोंगसेन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जहाँ पीछे से किसी की नजरें उसे घोरे जा रही थी। ये नजरें किसी और की नहीं बल्कि नायोन की थी, जिसे टीचर सुनहुआ ने बचाकर म्यूजिक रूम में छुपा दिया था। लेकिन जिस टीचर ने उसे बचाया उसे ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। वहीं वो लड़की जिसने अपने माता पिता को खोया था खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सबने मिलकर उसे रोक लिया। उस बारे में ओनजो और बाकी लड़कियां बैठकर बातें कर रही थीं कि गलती से माइक्रोफोन ऑन रह गया। इससे नामरा को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो लेफ्ट स्पीकर से म्यूजिक बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे, फिर सीधे हाथ वाली सीढ़ियों से नीचे जाकर चोंगसेन से मिलेंगे और बीच वाली सीढ़ियों से छत की तरफ भागेंगे। क्योंकि आसमान में हेलीकॉप्टर अभी भी मंडरा रहे थे, इसलिए छत पर जाना ही बचने का आखिरी रास्ता था। निकलने से पहले उन्होंने ब्रॉडकास्ट करके चोंगसेन को एक संदेश दिया कि वो जहां है वहीं रुके और इधर उधर ना भटके। लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि चोंगसेन को ढूंढ रहा वियतनाम भी ये संदेश सुन रहा था। खैर, अभी नामरा ने म्यूजिक बजाना शुरू किया और आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगे। तब ज़ॉम्बीज वियतनाम के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर अभी जैसे ही बच्चों ने चोंगसेन के पास जाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा खोला, उनका सामना एक ऐसे ज़ॉम्बी से हुआ जिस पर म्यूजिक का कोई असर नहीं हो रहा था। तब उन्हें मजबूरन खतरा मोल लेना पड़ा। तब डेसू ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और बाकी सब उसके पीछे चले। उस दौरान भागते वक्त एक क्लासमेट का पैर गलती से वहां पड़े कप पर लग गया, जिससे शोर होते ही उस ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ गया और सबको वहां से भागना पड़ा। इधर वियतनाम जब ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। स्टूडेंट वहां से निकल चुके थे। सुयोग, जो सबसे पीछे रहकर सबको कवर दे रहा था, उसका पैर फिसला और वो एक ज़ॉम्बी से टकरा गया। इत्तेफाक से वियतनाम वहां पहुंचा और उसने उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। असल में एक वक्त था जब वियतनाम और सुयोग के बीच अच्छी दोस्ती और भाईचारा हुआ करता था, लेकिन हालात बदल चुके थे। जब वियतनाम ने चोंगसेन का पता पूछा और उसे जान से मारने का इरादा जताया, तो सुयोग ने अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इससे वियतनाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना किसी रहम के चाकू से सुयोग पर हमला बोल दिया। सुयोग वियतनाम की नई ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया और ऐसा लगा कि अब उसका अंत करीब है। पर इतने में ही नामरा वहां आ गई और उसने सुयोग की जान बचा ली। लेकिन इस हाथापाई के दौरान वियतनाम ने नामरा को काट लिया था। नामरा के बीच में आने से वियतनाम बुरी तरह बौखला गया। वो नामरा पर हमला करने ही वाला था कि सुयोग ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वियतनाम सीधा खिड़की से नीचे जा गिरा। वियतनाम से निपटने के बाद वो दोनों तुरंत बाकी ग्रुप से मिलने निकल पड़े। दूसरी तरफ 4 लोगों का ग्रुप ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भागा। इस भाग दौड़ में जुनसियोंग जख्मी हो गया, लेकिन शुक्र था कि वो चोट सिर्फ एक डंडे से लगी थी। किसी ज़ॉम्बी के काटने का कोई निशान नहीं था। इस बीच मेन ग्रुप म्यूजिक क्लासरूम पहुंचा और आखिरकार वो चोंगसेन से मिल लिए, लेकिन उनकी खुशी अधूरी रह गई जब उन्होंने देखा कि सुयोग वहां मौजूद नहीं है। उसी म्यूजिक रूम के एक छुपे हुए हिस्से में नायोन भी मौजूद थी, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही ग्रुप सुयोग को ढूंढने के लिए बाहर निकलने वाला था, उन्होंने देखा कि नामरा और सुयोग उन्हीं की तरफ भागे चले आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड था। जान बचाने के लिए सब सुयोग और नामरा के साथ एक रूम में घुस गए। तब उन्होंने दरवाजा बंद किया और एक बार फिर से ज़ॉम्बीज के घेरे में कैद होकर रह गए। बातचीत के दौरान सबकी नजर नामरा के उस जख्म पर गई जो वियतनाम के काटने से हुआ था। इस खुलासे ने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। दूसरी तरफ सोजू अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कूल जाना ही था, लेकिन काउंसलर ने मदद करने से इनकार कर दिया और स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जो वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। और नियमों के मुताबिक वहाँ से निकलने के लिए कम से कम 1 महीने का क्वारंटीन जरूरी था। मगर सोजू के लिए इतना लंबा इंतजार करना नामुमकिन था, इसलिए उसने नियम तोड़ने का फैसला किया। सोजू ने स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन के एक आदमी को ढेर कर दिया और वहाँ मौजूद MP से मामला संभालने के लिए गुहार लगाई।
जिसके बाद सोजू और उसके साथी ने स्पेशल फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनी और वहाँ से निकल पड़े। बाहर उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में कोई भी नजर नहीं आया, जिसका साफ मतलब था कि स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं बचाया गया है। ये सोचकर सोजू का दिल बैठने लगा। वहीं स्कूल में हर कोई डरी हुई नजरों से नामरा को देख रहा था। तब सुयोक ने तुरंत सफाई दी कि ये ज़ॉम्बी बाइट नहीं है, लेकिन चोंगसेन ने अपनी आंखों से वीनाम को ज़ॉम्बीज द्वारा काटे जाते हुए देखा था। पर उसने जब इस बारे में सबको बताया तो सुयोक को चोंगसेन की बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने अभी वीनाम से बात की थी और उससे लड़ा भी था। एक ज़ॉम्बी ऐसा कैसे कर सकता है? उस दौरान नामरा के ज़ॉम्बी बनने का खतरा बना हुआ था, इसलिए उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन सुयोक ने उसे रोक लिया, क्योंकि नामरा ने सुयोक की जान बचाई थी और वो एहसान भूलने वालों में से नहीं था। तब सुयोक और नामरा खिड़की के पास गए और सुयोक ने वादा किया कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बनी तो वो खुद उसे नीचे धक्का दे देगा। हालांकि चोंगसेन समझौता करने के मूड में नहीं था, आखिर उसने वीनाम को इन्फेक्ट होते देखा था। इस बात पर सुयोक और चोंगसेन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये देखकर नामरा खुद खिड़की के दहलीज पर बैठ गई और सबसे कहा कि अगर वो म्यूटेट हुई तो वो तुरंत कूद जाएगी। असल में समस्या की जड़ वीनाम था। पहले मिले ज़ॉम्बीज में सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, वो बस हमला करते थे। लेकिन किसने सोचा था कि वीनाम एक स्पेशल बीइंग बन जाएगा, आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी। अब जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे नामरा का शरीर भी अब बदलने लगा। उस समय नामरा की नजरें अचानक सुयोक की गर्दन पर टिक गई और उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जिसे वो चाह कर भी काबू नहीं कर पा रही थी। उस दौरान चोंगसेन ने तुरंत खतरे को भांप लिया और बिना समय गवाए नामरा पर हमला बोल दिया, लेकिन सुयोक ने बीच में आकर नामरा को बचाया। वहीं दूसरी तरफ ऊपर से गिरा वीनाम भी अब होश में आ चुका था और इधर म्यूजिक रूम में तनाव अपने चरम पर था। चोंगसेन हर हाल में नामरा को खत्म करना चाहता था, जबकि सुयोक उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा था। इस नाजुक मोड़ पर ओंजो ने आगे बढ़कर चोंगसेन को रोका। उसने कहा कि नामरा के मुंह पर खून का कोई निशान नहीं है, जिससे साबित होता है कि उसने सुयोक को नहीं काटा। ये सुनकर चोंगसेन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हालात को और परखने का फैसला किया। नामरा ने खुद कबूल किया कि वो अब सामान्य नहीं है और उसे सुयोक को काटने की तलब हो रही है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से दबा पा रही थी। वो किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया, लेकिन ओंजो ने उसे रोक लिया। उसका मानना था कि समस्या की जड़ नामरा नहीं बल्कि वीनाम है। हालांकि चोंगसेन ने वीनाम को ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाते हुए देखा था, पर उसने उसे बदलते हुए नहीं देखा था, जबकि सुयोक ने वीनाम से बात भी की थी और लड़ाई भी। तो हो सकता था कि वीनाम पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना हो। अब वैसे नामरा इस बहस में नहीं पड़ना चाहती थी और उसका मानना था कि उसके चले जाने से सब बेहतर होगा, लेकिन ओंजो अपनी दोस्त को ऐसे ही खो देना नहीं चाहती थी। तभी सुयोक ने जमीन से कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और नामरा का हाथ अपने हाथ से बांध लिया, ताकि अगर नामरा म्यूटेट होती भी है तो नुकसान सिर्फ उसे ही पहुंचे। आखिरकार सुयोक और ओंजो की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। इसी बीच शहर में जेक और होचुल निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एंट्रेंस के पास एक छोटी मोटरसाइकिल मिली और उन्होंने उसी से निकलने का प्लान बनाया। साथ ही वो उस नन्हे बच्चे को भी अपने साथ ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, एक बच्चा भागता हुआ उनकी तरफ आ गया। मजबूरन जेक को उस बच्चे को गोद में लेकर चोंगसेन के परिवार की फ्राइड चिकन शॉप में छुपाना पड़ा और उनका प्लान फिर से ढेर हो गया। वहीं स्कूल म्यूजिक रूम में झगड़ा तो शांत हो गया था, लेकिन एक नई मुसीबत ने सबको घेर लिया। 2 दिन बीत चुके थे और बिना खाने पीने के सब मौत के कगार पर थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस कमरे में नायोन छुपी हुई थी वहाँ खाने पीने का सामान मौजूद था। नायोन बाहर आने ही वाली थी कि उसने बाहर वालों को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया। ये महसूस करके कि कोई उसे पसंद नहीं करता, उसने चुपचाप अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उस समय डेसू की नजर उस छोटे कमरे पर गई, लेकिन दरवाजा बंद मिला। जब उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो शोर की वजह से बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज में हलचल होने लगी, जिसके चलते डेसू को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। निराशा के इस माहौल में वो लड़की जिसके माता पिता मरे थे, उसने जमीन पर पड़ा कैमकॉर्डर उठाया और अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड करने लगी। उसने बड़े गुस्से और दुख के साथ बताया कि कैसे उसके पेरेंट्स स्कूल के सामने मरे और पुलिस या फायर फाइटर्स में से कोई मदद के लिए नहीं आया। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स ने एक एक करके अपने आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ सोजू ने अपनी बेटी को बचाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसके टीममेट्स ने उसे फेंस पर चढ़ने में मदद तो की, लेकिन सोजू ने रस्सी नीचे नहीं फेंकी। वो अच्छे से जानता था कि शायद वो वापस न लौट पाए और वो अपने साथियों को इस खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो इस दीवार से नीचे उतरा, एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड्स की नजर उस पर पड़ गई। मजबूरन सोजू को हिंसा का सहारा लेना पड़ा और अब गोलियों की आवाज ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया था। सोजू अपनी जान बचाकर भागा और गोलियों की बौछार से बचते हुए बिना सोचे समझे पास की एक झील में कूद गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक गोली लग गई। जख्मी शरीर, आगे लंबा सफर और चारों तरफ ज़ॉम्बीज का घेरा। सवाल ये था कि क्या सोजू इस हालत में टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूनजी, जो खुद भी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उसे अचानक बेहद भूख महसूस होने लगी। उसने फिश टैंक से एक मछली पकड़ी और सीधा अपने मुंह में ठूस ली, लेकिन इससे उसकी भूख शांत नहीं हुई। तभी पास खड़े एक आदमी को पता था कि यूनजी को ज़ॉम्बी ने काटा है, इसलिए उसने डर के मारे एक कैटल उठाकर उस पर दे
मारी, लेकिन यूनजी को एक खरोच तक नहीं आई। उसने जमीन पर गिरी मछली उठाई और उसे कच्चा ही खाने लगी। इससे वो आदमी खौफजदा होकर चिल्लाया ताकि वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन अगले ही पल यूनजी ने उस पर हमला किया और उसका पेट फाड़ कर रख दिया। इधर काटे जाने के बाद नामरा पूरी तरह म्यूटेट तो नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त उसे सुयोक को काटने की जबरदस्त तलब हो रही थी। तभी सुयोक की आवाज ने उसे होश में ला दिया। ये पहली बार था जब सुयोक ने उसे उसके नाम से पुकारा था। ये सुनकर नामरा बेहद खुश हुई और उसने बड़े प्यार से सुयोक को किस किया। अब क्योंकि नामरा एक हाफ ज़ॉम्बी थी, वो आवाजों को लेकर बेहद सेंसिटिव हो चुकी थी और वो आवाजें सुन सकती थी जो दूसरे नहीं सुन सकते। वहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक तरकीब चाहिए थी और म्यूजिक अभी भी उनका सबसे बेहतर हथियार था, क्योंकि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ खींचे चले आते थे। खुशकिस्मती से वो म्यूजिक रूम में ही थे। ओंजो ने सुझाव दिया कि क्लासरूम के बीच में एक बैरिकेड खड़ा किया जाए और म्यूजिक का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को अंदर बुलाया जाए। जब सारे ज़ॉम्बीज एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तब वो पीछे के दरवाजे से भाग निकलेंगे। जिसके बाद सबने काम बांट लिया। ओंजो ने नामरा और सुयोक की रस्सी खोल दी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि नामरा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिसके बाद उन्होंने घबराहट और जल्दी में क्लासरूम में मौजूद हर उस चीज का ढेर लगा दिया जिसे बैरिकेड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सारी तैयारी होने के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। वो सब पीछे खड़े थे और ज़ॉम्बीज को अंदर बुलाने के लिए आगे का दरवाजा खोलने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी च्योंग सेन ने अपने कंधों पर ली, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही सुयोक बिना सोचे समझे बैरिकेड से बाहर कूद गया। वो च्योंग सेन के साथ खड़ा होना चाहता था। सुयोक ने च्योंग सेन को तसल्ली दी कि वी नाम मर चुका है और वो उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए सुयोक ने च्योंग सेन को वापस से बैरिकेड के पीछे धक्का दे दिया। सारी तैयारी पूरी होते ही सुयोक ने अचानक दरवाजा खोल दिया और फुर्ती से छलांग लगाकर वापस बैरिकेड के पीछे आ गया। लेकिन मुसीबत ये थी कि म्यूजिक की आवाज ज़ॉम्बीज को खींचने के लिए काफी नहीं थी। ऐसे में डेसू ने पूरी ताकत से चिल्ला चिल्लाकर अजीब आवाजें निकालने लगा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैरिकेड पर जोर जोर से मारने लगे। ज़ॉम्बीज की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी और कॉरिडोर से उनका आना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट ने बैरिकेड को पूरी ताकत से थामे रखा, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जैसे ही बिल्डिंग के अंदर काफी ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए और उन्हें रोकना नामुमकिन होने लगा, तो मौका देखकर सभी पीछे के दरवाजे से तेजी से निकलने लगे। डेसू और च्योंग सेन आखिरी पल तक पीछे रुके रहे ताकि ज़ॉम्बीज को रोक रखें। फिर जब खतरा हद से ज्यादा बढ़ गया तो च्योंग सेन ने डेसू को खींचा और दोनों वहाँ से भाग निकले। उनके हटते ही ज़ॉम्बीज ने उस बैरिकेड को तोड़ दिया और वो पल भर में बिखर गया। लेकिन राहत की बात यह थी कि इस खतरनाक योजना के बावजूद सभी लोग सुरक्षित बचने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ वी नाम लगातार च्योंग सेन को ढूंढने में लगा हुआ था। रास्ते में उसका सामना एक कार के नीचे छुपे अपने पुराने बॉस म्यूंग वेन से हुआ और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। म्यूंग वेन ने वी नाम को कार के नीचे छुपने का इशारा किया, लेकिन ये उसकी कोई हमदर्दी नहीं थी। वो चाहता था कि वी नाम चारा बनकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका दे, मगर म्यूंग वेन इस बात से अनजान था कि वी नाम अब ज़ॉम्बीज से इम्यून हो चुका है। वी नाम ने पहले तो उसकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने म्यूंग वेन को कार के नीचे से बाहर खींच लिया। इसके बाद वी नाम ने बेरहमी से म्यूंग वेन की हड्डियां तोड़ दी और उसे ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया, जिन्होंने पल भर में उसे नोच डाला। तभी वी नाम को म्यूजिक रूम की तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया और वो बदला लेने के लिए तेजी से उस तरफ भागा। इधर स्टूडेंट का ग्रुप भागते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें गहरा धक्का लगा, क्योंकि छत का दरवाजा लॉक था। छत पर मौजूद चुलसू दरवाजे पर दस्तक और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर बुरी तरह डर गया था, लेकिन डर के मारे उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। दरवाजे के दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज तेजी से स्टूडेंट के पीछे आ रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे बुरी तरह लड़ रहे थे। उस दौरान ओंजो ने दिमाग लगाते हुए वहां पड़े टेंट के कपड़े को ज़ॉम्बीज के सर पर डाल दिया। लेकिन उसी दौरान छत पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसमें से स्वाट टीम ने उतरते ही चुलसू का तापमान चेक किया और पूछा कि क्या वहाँ कोई और भी है। इस पर चुलसू ने झूठ बोल दिया कि वो सिर्फ अकेला बचा है। ये सुनते ही स्वाट टीम चुलसू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से उड़ गई। अब बिल्डिंग के अंदर फंसे स्टूडेंट के लिए दरवाजा खटखटाने का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उनके ठीक पीछे वी नाम खड़ा था। उसका निशाना सिर्फ च्योंग सेन था। जैसे ही वी नाम ने च्योंग सेन को पकड़ा, नामरा ने वी नाम पर हमला बोल दिया। इस हड़बड़ी के बीच आखिरकार ओंजो ने दरवाजा खोल दिया। वो सब भागकर छत पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर जा चुका था और उनकी मदद की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बचने की आखिरी उम्मीद भी उनके हाथ से फिसल गई। हालांकि वो छत पर पहुंच गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था और वी नाम अभी भी उनके पीछे ही था। अब वैसे आपको क्या लगता है, क्या वी नाम सब तक पहुंच पाएगा? क्या इस खतरनाक सिचुएशन से सब बाहर निकल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बच्चे दोबारा सरकार पे भरोसा कर सकते हैं या उन्हें आगे भी अपने बलबूते पर अपनी जान बचानी पड़ेगी? माफ करना, वीडियो बड़ी होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, लेकिन मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड करूंगा जब क्रिश का गाना सुनने वालों के 69 कमेंट आएंगे। खैर, तब तक के लिए गुड बाय।